हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर शिखा दीक्षित, प्रवक्ता अर्थशास्त्र। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अपने थर्ड यूनिट उत्पादन तथा लागत का तीसरा भाग उत्पत्ति के नियम के अंतर्गत उत्पत्ति वृद्धि नियम एवं उत्पत्ति समता नियम। आज के हमारे प्रमुख अध्ययन बिंदु हैं उत्पत्ति वृद्धि नियम, उत्पत्ति समता नियम एवं कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन एवं औसत उत्पादन में संबंध। बच्चों, हमने अपने इस टॉपिक के प्रथम भाग में उत्पादन फलन पढ़ा था। उत्पादन फलन में हमने उत्पादन फलन के प्रकार समझे थे। उत्पादन फलन के दो प्रकार होते हैं, अल्पकालीन उत्पादन फलन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन। अल्पकालीन उत्पादन फलन के अंतर्गत उत्पत्ति के 3 नियम आते हैं, उत्पत्ति ह्रास नियम, उत्पत्ति वृद्धि नियम एवं उत्पत्ति समता नियम। और उत्पत्ति ह्रास नियम को हम अपने पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे उत्पत्ति वृद्धि नियम एवं उत्पत्ति समता नियम। बच्चों, अल्पकालीन उत्पादन फलन मैं पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, एक बार फिर से हम लोग इसे पढ़ लेते हैं। अल्पकाल उत्पादक के पास इतना कम समय होता है कि वह उत्पादन में वृद्धि के लिए उत्पादन के सभी साधनों को परिवर्तित नहीं कर सकता। वह उत्पादन के कुछ साधनों को स्थिर रखता है और कुछ साधनों को परिवर्तित रखता है। कुछ साधन को स्थिर रखने तथा कुछ साधन को परिवर्तित करके उत्पादन की प्रक्रिया में उत्पादन की 3 अवस्थाएं आती हैं, जिसमें से प्रथम अवस्था होती है उत्पत्ति वृद्धि नियम। बच्चों, उत्पत्ति वृद्धि उत्पादन की प्रथम अवस्था होती है। इस अवस्था में उत्पादक जब उत्पादन के अन्य साधनों को स्थिर रखकर किसी एक साधन में निरंतर परिवर्तन करता है तो उत्पादन में प्रारंभ में वृद्धि प्राप्ति होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्थिर साधन और परिवर्तनशील साधनों का जो संयोग है वो अनुकूल होता जाता है और उत्पादन में वृद्धि होती जाती है। उत्पादन में जो वृद्धि होती है वह परिवर्तनशील साधनों के अनुपात में कहीं ज़्यादा होती है। तो उसके कुछ कारण होते हैं। क्या क्या कारण होते हैं? जैसे जब हम परिवर्तनशील साधन की अगली इकाइयों का प्रयोग करते हैं तो उत्पादन में एक संगठनात्मक सुधार होता है। संगठनात्मक सुधार कैसे होता है? एक उत्पादक ने उत्पादन प्रारंभ किया, उसने उत्पादन के लिए एक संगठन बनाया, मशीन खरीदी, सारी व्यवस्थाएं करी, कच्चा माल लिया, श्रमिक लगाए। तो प्रारंभिक अवस्था में वह जब इन चीज़ों को स्थापित करता है और उत्पादन प्रारंभ होता है तो प्रारंभ में थोड़ा सा उत्पादन होता है। जैसे उत्पादन में वृद्धि हुई, परिवर्तनशील साधन को बढ़ाया तो जो संगठन है उसमें सुधार होता जाता है और आंतरिक बचत भी प्राप्त होती है, क्योंकि उत्पादन बढ़ाने के लिए हमें संगठन में और अधिक विस्तार नहीं करना पड़ता है। प्रारंभ में हमने जो सारी व्यवस्थाएं बनाई हैं, जो भी संगठन बनाया हुआ है, मशीन खरीदी हुई है, जो भी हमने उत्पादन के लिए भवन लिया है या कोई भी कंपनी स्थापित की है, उन्हीं के माध्यम से हम और अधिक उत्पादन भी कर लेते हैं, जिससे उत्पादन में आंतरिक बचतें प्राप्त होती हैं। हम इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक मशीन की एक दिन में 100 पेन बनाने की क्षमता है, लेकिन जैसे ही उत्पादन प्रारंभ किया गया उस मशीन से 50 इकाइयों का उत्पादन लिया गया। परिवर्तनशील साधन को और बढ़ाया गया, उस मशीन से और अधिक उत्पादन लिया गया, उस मशीन ने 100 इकाई पेन का उत्पादन किया। तो इस पूरी प्रक्रिया में हम देखेंगे कि उत्पादक को आंतरिक लाभ प्राप्त हुआ है। 50 पेन की इकाइयों को बनाने के लिए भी एक मशीन का प्रयोग करना पड़ रहा था और 100 पेन की इकाइयाँ भी एक ही मशीन के माध्यम से बनी। तो बच्चों, आप इस उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं कि उत्पादक को ऐसे ही बहुत सारी आंतरिक बचतें प्राप्त होती हैं, जिस कारण हमारा वृद्धि नियम क्रियाशील हो जाता है। उत्पादक को इसी प्रकार बाह्य बचतें भी प्राप्त होती हैं, जैसे विज्ञापन व्यय। अब विज्ञापन व्यय चाहे 50 इकाइयों के उत्पादन के लिए किया जाए,
चाहे 100 इकाइयों के लिए किया जाए, चाहे 1000 इकाइयों के लिए किया जाए, विज्ञापन व्यय तो निश्चित ही रहेगा। परिवहन व्यय में भी हम देखेंगे कि अगर परिवहन का खर्चा 50 इकाइयों के लिए जितना आएगा, संभव है 100 इकाइयों का भी खर्चा उतना ही आए। परिवहन के साधन हमें और अधिक ना बढ़ाने पड़े, तो हमें इस तरह से बहुत सारी बाह्य बचतें प्राप्त हो जाती हैं। जैसे कच्चे माल को लाने में जो परिवहन का खर्चा है, संभव है कि वह खर्चा भी बचे। तो इस तरह से उत्पादक को आंतरिक एवं बाह्य बचतें प्राप्त होती हैं, संगठनात्मक सुधार होता है, और श्रमिकों का जब विभाजन करते हैं तो श्रम विभाजन के कारण श्रमिकों में अपने कार्य में विशिष्ट होने का गुण आ जाता है। श्रमिक अपने कार्य में विशिष्ट होते चले जाते हैं, जिस कारण उत्पादन तीव्र गति से बढ़ने लगता है और उत्पादन में उत्पत्ति वृद्धि नियम क्रियाशील होता है। बच्चों, अब इसे हम एक तालिका और चित्र के माध्यम से समझते हैं कि उत्पादन में किस प्रकार से उत्पत्ति वृद्धि नियम क्रियाशील होगा। बच्चों, अब हम उत्पत्ति वृद्धि नियम अपनी तालिका की सहायता से समझते हैं। तालिका में हमने परिवर्तनशील साधन लिए हुए हैं, कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन लिया हुआ है। स्थिर साधन को हमने स्थिर मान लिया है। मान लेते हैं हमारा स्थिर साधन भूमि है जो कि स्थिर है, और परिवर्तनशील साधन के रूप में हम श्रम लेते हैं। परिवर्तनशील साधन को हम उत्पादन में वृद्धि के साथ बढ़ाते जाएंगे। इसके बाद कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन, जिसे हम पहले विस्तार से समझ चुके हैं और हम यहाँ पर उसका पुनः रिवीजन कर लेते हैं। कुल उत्पादन परिवर्तनशील साधन की समस्त इकाइयों द्वारा होने वाला उत्पादन कुल उत्पादन कहलाता है। सीमांत उत्पादन परिवर्तनशील साधन की प्रत्येक अगली इकाई के द्वारा होने वाला उत्पादन सीमांत उत्पादन कहलाता है। औसत उत्पादन परिवर्तनशील साधन की प्रति इकाई उत्पादन औसत उत्पादन कहलाता है। अब हम उत्पत्ति वृद्धि नियम को इस तालिका के माध्यम से समझते हैं। उत्पत्ति वृद्धि नियम बच्चों उत्पादन की प्रारंभिक अवस्था में ही लागू होता है। तो जब परिवर्तनशील साधन श्रम की हम 1 इकाई का प्रयोग करते हैं तो हम देखते हैं जो सीमांत उत्पादन है वो यहाँ पर 4 इकाइयों का हो रहा है। बच्चों, ये जो भी संख्याएं हैं ये मैंने अपने अनुसार ली हुई है। आप कोई भी संख्या लीजिए, जैसे कि मैं अपने हर टॉपिक में आपको बताती हूँ कि आपको तालिका को बनाने का हमेशा तरीका समझना होता है। उत्पत्ति वृद्धि नियम में सीमांत उत्पादन निरंतर बढ़ता है, तो आप कोई भी संख्या ले लेंगे वो भी बढ़ते हुए क्रम में। तो जब प्रथम परिवर्तनशील साधन श्रम का प्रयोग किया तो 4 इकाइयों का सीमांत उत्पादन प्राप्त हुआ। जब हमने द्वितीय परिवर्तनशील साधन का प्रयोग किया तो हमें 6 इकाइयों का सीमांत उत्पादन प्राप्त हुआ, और जब हमने तीसरे परिवर्तनशील साधन का प्रयोग किया तो हमें 9 इकाइयों का सीमांत उत्पादन प्राप्त हुआ। जब हमने चौथे परिवर्तनशील इकाइयों का प्रयोग किया तो हमें 14 इकाइयों का सीमांत उत्पादन प्राप्त हुआ। जब हमने 5वें परिवर्तनशील साधन का प्रयोग किया तो हमें 18 इकाइयों का सीमांत उत्पादन प्राप्त हुआ। जब हमने 6वें परिवर्तनशील साधन का प्रयोग किया तो हमें 25 इकाई का सीमांत उत्पादन प्राप्त हुआ। तो बच्चों, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा सीमांत उत्पादन निरंतर बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ रहा है इसका कारण भी मैंने बता दिया, क्योंकि स्थिर साधन और परिवर्तनशील साधन का जो संयोग है वो बहुत अनुकूलतम हो जाता है। उत्पादन में संगठनात्मक सुधार होता है, श्रम विभाजन एवं श्रम विशिष्टीकरण के लाभ होते हैं, उत्पादन को आंतरिक एवं बाह्य बचतें प्राप्त होती हैं, जिस कारण हम देख रहे हैं कि परिवर्तनशील साधन की प्रत्येक अगली इकाई से हमें जो उत्पादन प्राप्त हो रहा है वह बढ़ता जा रहा है। अब हम कुल उत्पादन देखते हैं। कुल उत्पादन सिग्मा MP सीमांत उत्पादन का योग कुल उत्पादन होगा। तो जो पहली इकाई से हमें 4 इकाइयों का सीमांत उत्पादन मिला था, तो इस कारण से हमारा कुल उत्पादन भी 4 इकाइयों का रहेगा। 2 इकाइयों का कुल उत्पादन अगर हम देखें तो पहली और दूसरी दोनों सीमांत इकाइयों को जोड़ देंगे और हमें 10 इकाई का कुल उत्पादन प्राप्त हो जाएगा। 3 इकाइयों से हमें कितना उत्पादन प्राप्त हुआ? 19 इकाई का। हम 2 इकाइयों में तीसरी इकाई का उत्पादन जोड़ देंगे, 10 और 9 19 का हमें कुल उत्पादन प्राप्त हो जाएगा।
4 इकाइयों का कुल उत्पादन कितना होगा? 19 में जब हम 14 जोड़ेंगे तो हमें 33 इकाइयों का कुल उत्पादन प्राप्त होगा। 5 इकाइयों का कुल उत्पादन, 33 में हम 18 जोड़ेंगे, हमें 51 इकाइयों का कुल उत्पादन प्राप्त हो जाएगा। 6 इकाइयों का कुल उत्पादन, हम 51 में 25 जोड़ेंगे तो हमें कुल 76 इकाइयों का कुल उत्पादन प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों, कुल उत्पादन भी यहाँ पर निरंतर बढ़ रहा है। जब हमारा सीमांत उत्पादन बढ़ेगा तो कुल उत्पादन भी बढ़ेगा, क्योंकि कुल उत्पादन सीमांत उत्पादन का ही योग होता है। अब इसके बाद हम औसत उत्पादन देखते हैं। औसत उत्पादन भी बच्चों हम देखें तो हमारा निरंतर बढ़ता जा रहा है। औसत उत्पादन कैसे निकालते हैं? कुल उत्पादन बटे परिवर्तनशील साधन की इकाइयाँ, TP/Q। कुल उत्पादन बटे परिवर्तनशील साधन, तो कुल उत्पादन में हम परिवर्तनशील साधन का भाग देते जाएंगे। 4 में 1 का भाग देंगे तो हमें 4 इकाई का औसत उत्पादन प्राप्त होगा। 10 में जब हम 2 का भाग देंगे तो हमें 5 इकाइयों का औसत उत्पादन प्राप्त होगा। 19 में जब हम 3 का भाग देंगे तो हमें 6.3 इकाइयों का औसत उत्पादन प्राप्त होगा। 33 में जब हम 4 का भाग देंगे तो 8.25 का हमें औसत उत्पादन प्राप्त होगा। इसके बाद जब हम 51 में 5 का भाग देंगे तो हमें 10.2 का औसत उत्पादन प्राप्त होगा, और जब हम 76 में 6 का भाग देंगे तो हमें 12.7 का औसत उत्पादन प्राप्त होगा। अगर हम देखें तो हमारा यहाँ पर औसत उत्पादन भी बढ़ता जा रहा है। हमारा कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन तीनों ही बढ़ रहे हैं, अतः उत्पादन में वृद्धि नियम लागू हो रहा है। अब हम इसे एक रेखा चित्र के माध्यम से भी समझते हैं। बच्चों, हमने अपने रेखा चित्र में एक्स अक्ष लिया है, जहाँ पर परिवर्तनशील साधन श्रम को दिखाया हुआ है। हमने परिवर्तनशील साधन की 6 इकाइयाँ ली हैं, तो हमने एक्स अक्ष पर ये 6 इकाइयाँ दिखाई हुई हैं। वाई अक्ष पर हम कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन दिखाएंगे। तो कुल उत्पादन, सीमांत और औसत उत्पादन दिखाने के लिए हम इन सभी इकाइयों की सबसे बड़ी संख्या देखेंगे, कौन सी है? 76। तो हमें अपनी संख्याओं का विभाजन सबसे बड़ी संख्या के अनुसार ही करना होता है। तो मैंने यहाँ पर 10-10 का विभाजन लेकर 80 तक की संख्याएं वाई अक्ष पर दिखाई हुई हैं। और बच्चों, आप लोग जो भी संख्याएं लेंगे उसके अनुसार विभाजन करेंगे। तो बच्चों, आपको तालिका और चित्र को बनाने की कॉपी पर प्रैक्टिस करनी होगी, ताकि आप इसे एग्ज़ाम में बहुत ही आराम से बना पाएँ। तो यहाँ पर बच्चों मैंने 10-10 इकाइयों का विभाजन लिया है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। अब हम सबसे पहले सीमांत उत्पादन का रेखा चित्र बनाते हैं। सीमांत उत्पादन अगर हम देखें तो पहली इकाई से हमें कितना प्राप्त हुआ? 4 इकाई का सीमांत उत्पादन प्राप्त हुआ। दूसरी इकाई से हमें 6 इकाइयों का सीमांत उत्पादन प्राप्त हुआ। तीसरे परिवर्तनशील साधन से हमें 9 इकाइयों का सीमांत उत्पादन प्राप्त हुआ। चौथे परिवर्तनशील साधन से हमें 14 इकाइयों का सीमांत उत्पादन प्राप्त हुआ। 5वें परिवर्तनशील साधन से हमें 18 इकाइयों का सीमांत उत्पादन प्राप्त हुआ, और 6वें परिवर्तनशील साधन से हमें 25 इकाई का सीमांत उत्पादन प्राप्त हुआ। अगर हम इन सभी बिंदुओं को मिलाएंगे तो हमें ऊपर को बढ़ती हुई एक रेखा प्राप्त होती है, जो कि वृद्धिमान अवस्था को दिखा रही है। और जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जो भी बिंदु मिलाते हैं वो हम शून्य से मिलाते हैं, क्योंकि जब हमारा कोई उत्पादन नहीं हो रहा होता है तब हम शून्य की स्थिति में होते हैं। इसके बाद हम औसत उत्पादन को देखते हैं। पहली परिवर्तनशील साधन की इकाई से हमें 4 इकाइयों का औसत उत्पादन प्राप्त हो रहा है। दूसरे परिवर्तनशील साधन से हमें 5 इकाइयों का औसत उत्पादन प्राप्त हो रहा है। तीसरे परिवर्तनशील साधन से हमें 6.3 इकाइयों का औसत उत्पादन प्राप्त हो रहा है। वहीं चौथे परिवर्तनशील साधन से 8.25 इकाइयों का औसत उत्पादन प्राप्त हो रहा है। 5वें परिवर्तनशील साधन से 10.2 इकाइयों का औसत उत्पादन प्राप्त हो रहा है, और 6वें परिवर्तनशील साधन से 12.7 इकाइयों का औसत उत्पादन प्राप्त हो रहा है। और इन सभी बिंदुओं को हम मिलाएंगे तो हमें औसत उत्पादन की रेखा प्राप्त होती है, जो कि ऊपर की ओर जा रही है, अर्थात वृद्धिमान अवस्था को दर्शा रही है। इसके बाद हम कुल उत्पादन देखते हैं। प्रथम परिवर्तनशील साधन की इकाई से हमें 4 इकाइयों का कुल उत्पादन प्राप्त होता है। द्वितीय साधन से अर्थात
पहला और दूसरा दोनों ही साधन से हमें 10 इकाइयों का कुल उत्पादन प्राप्त होता है। 3 परिवर्तनशील साधन से हमें कुल 19 इकाइयों का उत्पादन प्राप्त होता है। 4 परिवर्तनशील साधन मिलकर 33 इकाइयों का कुल उत्पादन करते हैं और 5 परिवर्तनशील साधन मिलकर 51 इकाइयों का प्रयोग करते हैं और 6 परिवर्तनशील साधन मिलकर 76 इकाइयों का उत्पादन करते हैं। और हम अगर इन सभी बिंदुओं को मिलाते हैं तो हमें एक ऊपर को ओर जाती हुई कुल उत्पादन की रेखा प्राप्त होती है। तो इस प्रकार बच्चों हमने अपने चित्र में समझा कि वृद्धि की अवस्था में कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन तीनों ही बढ़ते हैं और यह अवस्था उत्पादन के प्रारंभ में लागू होती है। बच्चों यहाँ पर एक बिंदु पर और हम चर्चा कर लेते हैं, क्या निश्चित तौर पर यह अवस्था लागू होगी? तो उत्पादन के प्रारंभ में उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू होता है, लेकिन अगर उत्पादन के साधनों का सही से प्रयोग ना किया जाए तो हो सकता है उत्पत्ति ह्रास नियम लागू हो जाए उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू होने से पहले ही। अगर प्रारंभ में जो हम परिवर्तनशील साधन लेते हैं इनकी इकाइयाँ समान अनुपात में होनी चाहिए और उचित आकार में होनी चाहिए। अगर हम प्रारंभ में ही बहुत ज़्यादा इकाइयों में परिवर्तनशील साधन को ले लेते हैं तो हमारा उत्पत्ति ह्रास नियम शीघ्र ही लागू हो जाएगा। उत्पादन में वृद्धि होने की जगह ह्रास बहुत जल्दी ही लागू हो जाएगा। इसलिए उत्पत्ति वृद्धि नियम के बने रहने के लिए आवश्यक है कि स्थिर और परिवर्तनशील साधन की इकाइयों का अनुपात अनुकूल होना चाहिए। बच्चों, उत्पत्ति वृद्धि नियम के बाद उत्पादन में उत्पत्ति समता नियम लागू होता है। उत्पत्ति समता नियम, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, परिवर्तनशील साधन तथा उत्पादन में जब समान अनुपात में वृद्धि होती है तो यह उत्पत्ति समता की अवस्था कहलाती है। जिस अनुपात में हम साधन बढ़ा रहे हैं उसी अनुपात में उत्पादन में भी वृद्धि होती है और यह अवस्था उत्पादन में कुछ समय के लिए आती है। इसे क्षणिक अवस्था भी कहते हैं। यह उत्पत्ति वृद्धि नियम और उत्पत्ति ह्रास नियम के बीच की अवस्था है जो कि उत्पादन में कुछ समय के लिए आती है। उत्पत्ति समता नियम को भी हम एक तालिका और चित्र के माध्यम से समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, उत्पत्ति समता नियम में उत्पादन के जो परिवर्तनशील साधन हैं और जो उत्पादन है दोनों में ही समान अनुपात में परिवर्तन होता है। तो इस तालिका में हम देखें, स्थिर साधन हमने पहले भी भूमि ही माना था हमने अपनी पिछली तालिका में, तो भूमि को हम स्थिर रखते हैं और परिवर्तनशील साधन श्रम यहाँ पर परिवर्तित होता जाएगा और कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन के माध्यम से हम समता नियम को दर्शाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं सीमांत उत्पादन। समता नियम के अंतर्गत सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन दोनों ही बराबर रहते हैं। जब हम परिवर्तनशील साधन की 1 इकाई का प्रयोग करते हैं तो हमें 30 इकाई का सीमांत उत्पादन प्राप्त हो रहा है। जब हम दूसरी इकाई का प्रयोग कर रहे हैं तो भी हमें 30 इकाई का सीमांत उत्पादन प्राप्त हो रहा है। तीसरी इकाई से भी हमें 30 इकाइयों का सीमांत उत्पादन प्राप्त हो रहा है। चौथी इकाई से भी हमें 30 इकाइयों का सीमांत उत्पादन प्राप्त हो रहा है। पाँचवीं इकाई से भी हमें 30 इकाइयों का सीमांत उत्पादन प्राप्त हो रहा है और छठवीं इकाई से भी हमें 30 इकाई का ही सीमांत उत्पादन प्राप्त हो रहा है। तो बच्चों, आपको इससे समझ में आया होगा कि हम साधन को समान अनुपात में बढ़ा रहे हैं और हमारा सीमांत उत्पादन भी समान अनुपात में ही बढ़ रहा है। अब हम कुल उत्पादन देखेंगे। कुल उत्पादन सीमांत उत्पादन की इकाइयों का योग होता है। तो पहली इकाई से 30 का सीमांत उत्पादन हुआ तो कुल उत्पादन भी हमारा 30 ही रहेगा। 2 इकाइयों से कुल उत्पादन देखें कितना हुआ, हम दोनों सीमांत इकाइयों के उत्पादन का जोड़ देंगे तो हमें 2 इकाइयों से कुल 60 इकाइयों का कुल उत्पादन प्राप्त होता है। 3 परिवर्तनशील साधन से कुल कितना उत्पादन हुआ, हम तीनों इकाइयों के सीमांत उत्पादन को जोड़ देंगे तो हमें 90 इकाइयों का कुल उत्पादन प्राप्त होता है। 4 इकाइयों से कुल 120 का कुल उत्पादन प्राप्त हो रहा है क्योंकि हमने चारों सीमांत उत्पादन की इकाइयों को जोड़ दिया है।
5वीं इकाई से हमें 30 का सीमांत उत्पादन फिर प्राप्त हुआ था, तो जो 5वीं इकाई से हमें कुल उत्पादन प्राप्त हो रहा है वो हमें 150 का प्राप्त हो रहा है। 6 इकाइयों से हमें कुल उत्पादन 180 का प्राप्त हो रहा है। तो जो कुल उत्पादन में हमारी वृद्धि हुई है वह समान अनुपात में वृद्धि हुई है, 30-30 इकाइयों की ही वृद्धि हुई है। बच्चों, अब हम औसत उत्पादन देखेंगे। औसत उत्पादन के लिए हम कुल उत्पादन में परिवर्तनशील साधन का भाग देते हैं। तो 30 में जब हम 1 का भाग देंगे तो हमें 30 प्राप्त होगा। 60 में जब हम 2 का भाग देंगे तो हमें 30 प्राप्त होगा। 90 में जब हम 3 का भाग देंगे तो हमें 30 प्राप्त होगा। 120 में जब हम 4 का भाग देंगे तो हमें 30 प्राप्त होगा। 150 में जब हम 5 का भाग देंगे हमें 30 प्राप्त होगा। 180 में जब हम 6 का भाग देंगे तो हमें 30 प्राप्त होगा। तो बच्चों, इस प्रकार हम देखें तो हमें सीमांत और औसत उत्पादन बराबर ही प्राप्त होते हैं। अब हम इसे एक रेखा चित्र के माध्यम से समझते हैं। इसमें x अक्ष में हमने अपना परिवर्तनशील साधन श्रम लिया हुआ है, y अक्ष पर हमने यहाँ पे सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन दिखाया हुआ है, क्योंकि यह सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन ही समता की अवस्था को हमें बताता है। हमारे सीमांत और औसत उत्पादन दोनों ही बराबर हैं। तो हम देखते हैं कि पहली इकाई से भी हमें 30 का सीमांत उत्पादन प्राप्त हुआ है, दूसरी इकाई से भी 30 का सीमांत उत्पादन प्राप्त हुआ है, तीसरे से भी 30 का सीमांत उत्पादन प्राप्त हुआ है, चौथे से भी 30 का सीमांत उत्पादन प्राप्त हुआ है, 5वें से भी हमें 30 का सीमांत उत्पादन प्राप्त हुआ है और 6वीं इकाई से भी हमें 30 का ही सीमांत उत्पादन प्राप्त हुआ है। बच्चों, जब हम इन सारे बिंदुओं को मिलाएंगे तो हमें एक सीधी लाइन प्राप्त हो जाती है जो कि सीमांत उत्पादन को दिखा रही है। इसके बाद अगर हम औसत उत्पादन देखें तो औसत उत्पादन भी हमें पहली इकाई से 30 का प्राप्त हुआ है, दूसरे साधन से भी हमें 30 का प्राप्त हुआ है, तीसरे साधन से भी 30 का औसत उत्पादन प्राप्त हुआ है, चौथे साधन से भी हमें 30 का औसत उत्पादन प्राप्त हुआ है, 5वें साधन से भी हमें 30 का औसत उत्पादन प्राप्त हुआ है और 6वें साधन से भी हमें 30 का ही औसत उत्पादन प्राप्त हुआ है। तो सीमांत उत्पादन और जो औसत उत्पादन रेखा है वह समांतर रहेगी। तो हम कह सकते हैं MP बराबर AP। सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन दोनों ही बराबर हैं। यह अवस्था उत्पत्ति समता नियम कहलाती है, जब हमारे औसत और सीमांत उत्पादन दोनों ही बराबर होते हैं और इस अवस्था के तुरंत बाद उत्पत्ति ह्रास नियम क्रियाशील हो जाता है, जिसे हम पहले ही समझ चुके हैं और उत्पत्ति ह्रास नियम या उसी को हम परिवर्तनशील अनुपात के नियम भी कहते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हमारे अल्पकालीन उत्पत्ति के तीनों नियम पूरे हो जाते हैं: उत्पत्ति ह्रास नियम, उत्पत्ति वृद्धि नियम एवं उत्पत्ति समता नियम। बच्चों, यहाँ पर हम कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन का चित्र देख रहे हैं। तो हमें इन तीनों के संबंध को समझना है, तो हम इन्हें क्रमशः समझते हैं कि इनमें आपसी संबंध क्या होता है। सबसे पहले हम समझते हैं कुल उत्पादन एवं सीमांत उत्पादन में संबंध। इसके लिए हम एक चित्र बनाते हैं, चित्र के माध्यम से हम संबंध को समझते हैं। ये बच्चों हमारा x अक्ष है, यहाँ पर हम परिवर्तनशील साधन दिखाएंगे। परिवर्तनशील साधन, ये हमारा y अक्ष है, यहाँ पर हम कुल उत्पादन टोटल प्रोडक्शन और सीमांत उत्पादन मार्जिनल प्रोडक्शन, इन दो चीज़ों को दिखाएंगे। अभी हम प्रारंभ में कुल उत्पादन एवं सीमांत उत्पादन के संबंध पर ही चर्चा करेंगे। तो बच्चों, आप इसका चित्र कैसा होता है? उल्टे U आकार का, जो कि हम प्रारंभ में भी समझ चुके हैं। तो हम सबसे पहले सीमांत उत्पादन का चित्र डालते हैं। सीमांत उत्पादन हमारा प्रारंभ में बढ़ता है, गिरता है, शून्य होता है और ऋणात्मक होता है। सीमांत उत्पादन, यहाँ पे हम इसका आकार भी समझ पा रहे हैं कैसा होता है, उल्टे U आकार का। अब हम कुल उत्पादन देखते हैं। कुल उत्पादन का जब आप चित्र बनाते हैं तो बच्चों प्रायः मिस्टेक कर देते हैं, इनके जो संबंध होते हैं, जिस वजह से आप स्पष्ट रूप से नहीं दिखा पाते। इसके लिए आपको क्या करना है, जब सीमांत उत्पादन शून्य होता है तो कुल उत्पादन अधिकतम होता है। आप इसे डॉट डॉट करके अगर एक लाइन डाल लेंगे तो आपका चित्र कभी भी गलत नहीं होगा और आपका कुल उत्पादन बढ़ेगा, कुछ देर के लिए स्थिर होता है और इसके बाद गिरना प्रारंभ हो जाता है कुल उत्पादन। तो अब इनका संबंध देखते हैं।
बच्चों, जब सीमांत उत्पादन बढ़ता है तो हमारा कुल उत्पादन भी बढ़ता है, लेकिन जब हमारा सीमांत उत्पादन गिरना प्रारंभ हो जाता है, अगर हम देखें तो इस बिंदु के बाद सीमांत उत्पादन हमारा गिरना प्रारंभ हो गया। यहाँ से हम उत्पादन की अवस्थाएं भी विभाजित करते हैं, जैसा हमने पहले देखा था। तो हमारा जो ये बिंदु है, इसके बाद हमारा सीमांत उत्पादन गिरने लगा है, तो कुल उत्पादन यहाँ पर बढ़ता है और इसे हम मोड़ बिंदु भी कहते हैं। मोड़ बिंदु। तो जब हमारा सीमांत उत्पादन बढ़ता है तो हमारा कुल उत्पादन भी बढ़ता है। जब हमारा सीमांत उत्पादन गिरना प्रारंभ होता है तो हमारा कुल उत्पादन बढ़ता तो है, लेकिन गिरती हुई दर से बढ़ता है। इसके बाद जब सीमांत उत्पादन शून्य होता है तो कुल उत्पादन अधिकतम होता है, और जब सीमांत उत्पादन ऋणात्मक हो जाता है तो कुल उत्पादन भी गिरना प्रारंभ हो जाता है। तो बच्चों, ये प्रमुख बिंदु हुए जिसके माध्यम से आप कुल उत्पादन और सीमांत उत्पादन का संबंध समझाएंगे। तो बच्चों, इस चित्र को बनाने की आप प्रैक्टिस करेंगे और समझेंगे कि इनके बीच में कैसा संबंध है। बच्चों, अब हम सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन का संबंध भी चित्र के माध्यम से समझेंगे। एक्स अक्ष पर हम अपना परिवर्तनशील साधन दिखाएंगे। परिवर्तनशील साधन हमारा श्रम था, श्रम दिखा देते हैं। और वाई अक्ष पर हम सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन दिखाएंगे। सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन वक्र का आकार कैसा होता है? उल्टे यू आकार का। तो सबसे पहले चित्र में बच्चों हम औसत उत्पादन बनाते हैं। मैं आपको यहाँ पर एक तरीका बताती हूँ। जब औसत और सीमांत उत्पादन का संबंध पूछा जाता है तो बच्चे प्रायः संबंध तो ठीक लिख देते हैं, लेकिन औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन का जो वक्र बनाते हैं उसे बनाने में बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। सीमांत की जगह औसत और औसत की जगह सीमांत लिख देते हैं। तो इसके लिए आप एक ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं। अल्फ़ाबेट में ए पहले आता है तो हम औसत उत्पादन पहले बना लेंगे, जिससे आपके मिस्टेक होने के चांस कम हो जाएंगे। और सीमांत उत्पादन, क्योंकि अल्फ़ाबेट में एम बाद में आता है, इसे हम बाद में बना लेते हैं। तो आप इस ट्रिक को ध्यान में रखकर चित्र को बना सकते हैं। तो हम औसत उत्पादन हमारा कैसे होता है? बढ़ता है और गिरता है। बहुत आसान है बनाना। हमने औसत उत्पादन बना लिया। अब हम बनाएंगे सीमांत उत्पादन। सीमांत उत्पादन औसत उत्पादन की तुलना में तेज़ी से बढ़ता है। तो बढ़ेंगे एक ही बिंदु से, बट तेज़ी से। और जहाँ औसत उत्पादन अधिकतम होता है वहाँ इसे काटते हुए नीचे जाता है, शून्य होता है और यहाँ पर ऋणात्मक हो जाता है। तो बच्चों, बहुत आसानी से बन गया। और आपका जो कन्फ्यूज़न होता है, यहाँ पे आप सीमांत उत्पादन लिख देते हैं और सीमांत को औसत उत्पादन लिख देते हैं, ये कन्फ्यूज़न भी आपका ख़त्म हो जाएगा। अब हम देखते हैं संबंध। जब सीमांत उत्पादन बढ़ता है तो औसत उत्पादन भी बढ़ता है, लेकिन सीमांत उत्पादन औसत उत्पादन की तुलना में ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है। सीमांत उत्पादन औसत उत्पादन के अधिकतम बिंदु पर इसे काटता है। एक बिंदु आता है जब सीमांत और औसत उत्पादन बराबर होते हैं, यहाँ पर औसत उत्पादन अधिकतम होता है और सीमांत उत्पादन गिरना प्रारंभ हो जाता है। जब सीमांत उत्पादन गिरता है तो औसत उत्पादन भी गिरता है, परंतु सीमांत उत्पादन औसत उत्पादन की तुलना में तेज़ी से गिरता है। सीमांत उत्पादन ऋणात्मक होता है, लेकिन औसत उत्पादन कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। तो बच्चों, यहाँ पर हमको सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन का संबंध भी समझ में आ गया। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न क्या क्या होंगे जिन्हें आप गृह कार्य के रूप में करेंगे? सबसे पहला, उत्पत्ति वृद्धि के नियम समझाइए। उत्पत्ति समता नियम, जब परिवर्तनशील साधन और उत्पादन में समान अनुपात में परिवर्तन होता है तो यह उत्पत्ति समता नियम कहलाता है। कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन एवं औसत उत्पादन में संबंध, तो इसे भी आप चित्र के माध्यम से समझाएंगे। तो बच्चों, यहाँ पर आज का हमारा टॉपिक ख़त्म है और नेक्स्ट टॉपिक में हम दीर्घकालीन उत्पादन फलन पढ़ेंगे। तो बच्चों, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।